हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेके आया हूं जो आपके बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए पहला स्टेप है। अब वो टाइम आ गया है जब आप बहुत टेंशन में हो और सोच रहे हो कि इतनी मोटी मोटी बुक्स कैसे पढ़ें। स्कूल्स में प्री बोर्ड्स आने वाले हैं, बोर्ड के एग्जाम्स आने वाले हैं और अब पुराना इतना टाइम हो चुका है कि आपको कुछ याद नहीं कि फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था, बोर्ड के रिलेटेड कौन कौन से डेरिवेशन हैं जो पढ़ने हैं। तो मैंने चैप्टर वाइज अब आपका कंप्लीट रिवीजन आपको समझा रहा हूं। आज मैं आपको पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पूरा कंप्लीट ए टू जेड समझाऊंगा विद न्यूमेरिकल्स। आपको बस करना यह है कि जहां भी मैं कोई थ्योरी का क्वेश्चन लिखूंगा, आपको वीडियो पॉज करनी है। वीडियो पॉज करने के बाद वो नोट्स बनाने हैं, देन वीडियो कंटिन्यू करनी है। जहां न्यूमेरिकल्स आएगा वो न्यूमेरिकल भी आपको कॉपी करना है, याद रखना, न्यूमेरिकल भी कॉपी करना है। फिर जब मैं समझाऊंगा उसका सॉल्यूशन भी कॉपी करना है। प्रॉपर आप स्टेप बाय स्टेप चलते जाइएगा और नोट करते जाइएगा और ध्यान से सुनते जाइएगा। आपका चैप्टर 1 बिल्कुल टन टनाटन होने वाला है। समझ में आया? मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये आपका भला होगा और बच्चों का भी भला होगा इससे। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं हम कूलाम्स लॉ से। हमारा फर्स्ट टॉपिक है कूलाम्स लॉ। देखिए, कूलाम्स लॉ क्या कहता है कि अगर आपके पास दो चार्ज है Q1 एंड Q2, ये दो चार्ज हैं, ये एक दूसरे से अगर r डिस्टेंस के सेपरेशन पे हैं, तो दो चार्जेस के बीच में अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स काम कर सकता है। दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ चार्ज। अगर ये दोनों चार्ज लाइक चार्ज हैं, मतलब या तो ये प्लस प्लस है या ये माइनस माइनस चार्ज है, तो नेचर ऑफ फोर्स रिपल्सिव होगा। एक दूसरे को रिपेल करेंगे, धक्का मारेंगे बाहर की तरफ, तू बाहर जा तू वहां जा, रिपेल्सन करेंगे। बट अगर इन दोनों चार्ज का नेचर अपोजिट है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे, इनका नेचर अट्रैक्टिव होगा। कोई भी नेचर हो, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। ये इस पे और ये इस पे फोर्स लगाएगा, वो जो फोर्स है वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, एंड दिस एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। व्हेन वी कंबाइन दीज टू रिलेशन वी गेट दिस। जब यहां से एक प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। याद रखना, ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की बात करते हैं। इस प्रोपोर्शन फॉर एयर, अगर मैं फ्री स्पेस या एयर की बात करता हूं, तो इस k का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट निकल के आया एयर के लिए। ये k का कांस्टेंट का वैल्यू आया। इस एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं जी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एयर के लिए इसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर, सॉरी नॉट न्यूटन मीटर स्क्वायर, दैट इज कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसका वैल्यू है। जब ये सारी वैल्यू मैं इस कांस्टेंट में डालूंगा तो आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू है वो आएगा इन सिंगल शॉट 9⁻10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये इस पूरे कांस्टेंट का वैल्यू आया। तो फाइनली आप इस फोर्स को, अगर दो चार्ज एयर में रखे हुए हैं तो उनके बीच में काम करने वाला फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर होता है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो। बट अगर ये चार्ज एयर में नहीं है, कहीं और रख दिए,
एयर को छोड़ के आप कहीं भी रख देते हो मान लो, तो सपोज करिए सेम सिस्टम ऑफ चार्ज आर सेपरेशन में किसी मीडियम में रखे हुए हैं रेदर देन एयर, तो सिर्फ एक चेंज आएगा परमिटिविटी का। अगर एयर था तो परमिटिविटी इतनी होगी, अगर एयर छोड़ करके कोई अदर मीडियम होगा तो आपकी परमिटिविटी ये फॉर्मूला चेंज होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। सिर्फ इतना ही चेंज आएगा आपके फॉर्मूले में, लेकिन परमिटिविटी उस मीडियम की आपको पता होनी चाहिए। अब यहां से एक नई चीज बताता हूं, क्योंकि अब बार बार आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अभी तो मैंने आपको कंबाइंड सॉल्व करके इसका आंसर दे दिया, लेकिन इसका सॉल्यूशन तो अब आपको करना पड़ेगा ना, निकालना पड़ेगा अगर परमिटिविटी मिलेगी। तो मैं आपको एक नया वर्ड बताता हूं जिसे कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, इसको कैपिटल के से डिनोट करते हैं। ये एक रेशियो है, ये एक रेशियो है। किसका रेशियो है? ये एक रेशियो है परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ एयर फ्री स्पेस। इन दोनों परमिटिविटी के रेशियो को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। यहां से अगर मैं एप्सिलॉन की वैल्यू निकालूं तो के इंटू एप्सिलॉन नॉट आएगा। इसको हम इसके अंदर डाल देते हैं, इस फॉर्मूले के अंदर। तो यहां से F इक्वल टू 1/K इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। आप ऐसे लिखोगे, क्योंकि आपको इस पूरे का वैल्यू पता है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, F बराबर F0 बाय K, F0 बाय K। ये आपको समझ में आ रहा है कि मैंने फोर्स दिखाया आपको कि अगर एक मीडियम आता है तो आपका फोर्स एयर में रखे हुए फोर्स का 1/K, के मतलब उस मीडियम का डायलेक्ट्रिक टाइम्स हो जाएगा। तो अब आपको परमिटिविटी में परेशान नहीं होना है, सिर्फ आपको डायलेक्ट्रिक पता करना है उसका कितना है। डायलेक्ट्रिक की वैल्यू यहां डालो, एयर का फोर्स निकाल के सॉल्व कर दो। इतना बात समझ में आ गया। अब मैं एक बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि इसी कूलाम्स लॉ को आप वेक्टर फॉर्म में लिखिए, तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे उसके लिए जरा आप तरीका देखिए जरा। कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखिए कूलाम, ये भी बड़ा सिंपल था। ये मान लीजिए आपके पास कोई दो चार्ज हैं, ये एक Q1 एक Q2। Q1 का पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर है, Q2 का पोजीशन वेक्टर R2 वेक्टर है। इन दोनों को ज्वाइन कर दिया आपस में। अभी मैं इन दोनों के नेचर को पॉजिटिव मान के चल रहा हूं, तो Q1 Q2 को रिपेल करेगा, तो Q2 अपने ऊपर एक फोर्स फील करेगा बाहर की तरफ ऐसे, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, F21 बोलेंगे, और 1 अपने ऊपर फोर्स फील करेगा बाहर की तरफ, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो अब आप देखो, अगर इस फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ है बाहर की तरफ, तो अगर मैं F12 निकालूं तो एक वेक्टर मैं बना देता हूं ये वाला, इस वेक्टर को बोल देता हूं F21 वेक्टर। क्या बोल देता हूं? F21 वेक्टर। तो देखिए फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, तो कैसे लिखूंगा? F फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 वेक्टर। अब वेक्टर दो चीजों से मिलकर बनता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज है Q1 इंटू Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अब डिस्टेंस ये है, इसका मैग्नीट्यूड यानी कि R21 वेक्टर का स्क्वायर इंटू, अब डायरेक्शन, डायरेक्शन कौन सी है? इस साइड वाली, यानी कि R21 का कैप। ये डायरेक्शन हो गई, ये यूनिट वेक्टर है 21 का कैप। ये आपका वेक्टर फॉर्म हो गया। इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख लो, 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय, अब देखो R21 यूनिट वेक्टर को मैं कैसे लिख सकता हूं, R21 का वेक्टर अपॉन R21 का मॉडुलस। तो मॉडुलस यहां पे 2 हो गए हैं, तो हम क्या करेंगे, R21 के मॉडुलस का क्यूब बन जाएगा। ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला डाल दिया, ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला डाल दिया हमने। तो ये आपको मैंने वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना बता दिया। तो कूलाम्स लॉ समझ में आ गया। दो चार्ज के बीच में अगर आपको फोर्स निकालना है तो वो आप कूलाम्स लॉ से निकालते हो, और कूलाम्स लॉ की डायरेक्शन या वेक्टर फॉर्म जो है वो आप इस तरीके से पता करते हो। इतना समझ में आ गया। चल तो पढ़ते हैं अगली। अब मैं आपको कुछ दो न्यूमेरिकल कराऊंगा वन बाय वन, आराम से देखेंगे दोनों न्यूमेरिकल को स्टेप बाय स्टेप। ये न्यूमेरिकल मुझसे क्या कहना चाहते हैं, बढ़िया न्यूमेरिकल से देखिए। पहला न्यूमेरिकल, टू आइडेंटिकल metallic sphere having unequal opposite charge are placed at a distance 0.9 meter apart in air। चलो जो बोला वो लिखो, डायग्राम में बनाओ। तो आप देखो दो मेटेलिक स्फीयर है भाई, एक मेटेलिक स्फीयर A, दूसरा मेटेलिक स्फीयर B, दो गए। हैविंग अनइक्वल अपोजिट चार्ज, दोनों के ऊपर जो है वो अनइक्वल अपोजिट चार्ज, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 0.9 मीटर स्टार्टिंग में। आफ्टर ब्रिंगिंग देम इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर दे आर अगेन प्लेस्ड एट द सेम डिस्टेंस। तो देखो भाई, इसके ऊपर एक Q1 चार्ज है, इसके ऊपर एक -Q2 चार्ज है। जैसा उसने बोला अनइक्वल चार्ज है और अपोजिट चार्ज है, बना दिया। अब जब मैं इन दोनों को चिपकाऊंगा आपस में, इसको मैं इसके साथ और इसको मैं इसके साथ चिपकाऊंगा, कांटेक्ट में लेके आऊंगा, तो क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और नया चार्ज कैसे निकालते हैं, उसका तरीका होता है दोनों का चार्ज ऐड करो, डिवाइड बाय 2। तो Q1 -Q2 बाय 2। अब इन दोनों को वापस सेम जगह रख दूंगा, तो अब इसके ऊपर चार्ज आ गया Q1 -Q2 बाई 2, इसके ऊपर चार्ज आ गया Q1 -Q2 बाई 2, और सेम डिस्टेंस पे रखा है 0.9 मीटर पे। नाउ द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन देम इज 0 पॉइंट। अब जो इनके बीच में रिपल्सन है, क्योंकि दोनों पे सेम चार्ज आ चुका है, सेम चार्ज आ गया तो रिपेल करेंगे, तो इस केस में जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है वो कितना है आपका 0.025, यानी कि F का वैल्यू 0.025 न्यूटन है यहां पे। फाइनल चार्ज ऑन ईच ऑफ देम, तो अब जो नया चार्ज आया है आपको वो पता करना है इनके बीच में कितना है। तो देखते हैं, बड़ा सिंपल है। सबसे पहले आप ऊपर वाली कंडीशन में जो फोर्स है वो हम इसमें लिखते हैं, फोर्स की इक्वेशन लिखते हैं। F बराबर, अभी मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कैपिटल के ही मान के चल रहा हूं, के Q1 Q2 बाय, ये स्टार्टिंग का फोर्स है F0 अपॉन 0.9 का स्क्वायर, ठीक है ना। टू मेटेलिक कंडक्टर थे, इतने भी डिस्टेंस पे थे, इतना हमारी कहानी हो गई। अब हम बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की। जब मैंने इन दोनों को रखा तो फोर्स का वैल्यू आपको दे दिया नया F, तो के Q1 -Q2 बाय 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0. कितना है जी, 9, 0.9। अब देख लो, आपको निकालना यही है, आराम से तसल्ली से करते हैं। Q1 -Q2 का होल स्क्वायर बाय 4, ये तो होल स्क्वायर हो गया। इसको वहां भेजो, F का वैल्यू दे रखा है 0.025 इंटू 0.9 डिवाइडेड बाय K, और K का वैल्यू अभी हमने लिखवाया था 9 इंटू 10 की पावर 9 आता है जी। अब डेसिमल हटाते हैं थोड़ा सा, 3 और एक 4 डेसिमल है, यहां से एक, यहां से जाएगा तो नीचे आ जाएगा 10 की पावर 4, 9 से 9 कट गया, ठीक है जी। इसको यहां भेजते हैं 4 को, तो ये 100 हो जाएगा। तो Q1 -Q2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये हो गया है 100 और नीचे हो गया 10 की पावर 13। समझ में आया। अब इसको 13 को ऊपर ले जाते हैं, तो Q1 -Q2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 की पावर -11, ये बचेगा। तो अब हम इसको, हमें स्क्वायर हटाएंगे, तो Q1 -Q2 का अंडर रूट आ जाएगा, यहां हटेगा, तो 10 की पावर -11 का ये हो जाएगा। समझ में आ रही है।
अब मैं देखो इसको लिखने का तरीका बताता हूं। Q1 माइनस Q2 को क्या आप ऐसे लिख सकते हो, 10 इंटू 10 की पावर -12। -12 का स्क्वायर रूट बाहर आएगा, वो हो जाएगा -6, और 10 का स्क्वायर रूट आपका कितना होता है, 10 का स्क्वायर रूट बताओ कितना होगा, 2 का होता है 4, 3 का होता है 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो 3.3 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। तो यही तो आपका फाइनल चार्ज है। उसने यही तो पूछा था कि Q1 माइनस Q2 बाई 2 निकालना है। अभी तो Q1 माइनस Q2 आया है, इसका बाई 2 करेंगे अगर हम, तो हमें क्या मिलेगा, Q1 माइनस Q2 बाई 2, ये फाइनल चार्ज था। तो 3.3 इंटू 10 की पावर -6 बाई 2, तो आंसर करीब करीब आ जाएगा 1.6 अप्रोक्सीमेटली माइक्रो कूलम चार्ज। ये है फाइनल चार्ज ऑन ईच स्फीयर। समझ में आ गया होगा ना, क्वेश्चन सिंपल था, सिर्फ कैलकुलेशन करी है हमने इसके अंदर। अब आप जरा इसको मैं कॉपी करिएगा स्टॉप करके पूरे क्वेश्चंस को, मैं इसको साइड में कर रहा हूं क्योंकि हमें अभी अगला क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, ये सॉल्यूशन इसके नीचे आ गया। अब हम अगले सॉल्यूशन पे आते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ लाइन जॉइनिंग टू इक्वल चार्ज। बाबू आपके पास दो चार्ज हैं जी, एक है Q और एक है Q, और इन दोनों के बीच में क्या है, एक चार्ज स्मॉल q। एक चार्ज है स्मॉल q जो बैठा हुआ है दो लाइक चार्जेस Q और Q के बीच में। आपको डिस्टेंस नहीं दिया है तो हम अपने आप से मानेंगे जी कि भाई साहब ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर हमने d माना तो ये डिस्टेंस d/2 और ये डिस्टेंस d/2 हो जाएगा। अब उसने कहा कि भैया तीन चार्ज का सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जी नेट फोर्स 0। हर एक चार्ज क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो हर एक चार्ज आपका इक्विलिब्रियम में होगा। तो हम आराम से देखते हैं। देखो भाई ये Q तो अपने आप मुझे पता है इक्विलिब्रियम में रहेगा, क्योंकि इसको जितनी तरह से ये खींचेगा, जितना रिपल्सन ये करेगा उतना ही रिपल्सन ये करेगा, दोनों फोर्स कट जाएंगे। प्रॉब्लम है इस Q के साथ। अब देखो भाई ये कैपिटल Q, ये कैपिटल Q, तो कैपिटल Q को रिपेल करेगा बाहर की तरफ किसी F1 फोर्स से, ये करेगा बाहर F1 फोर्स से। लेकिन अब अगर ये भी बाहर रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव हुआ, तो भाई ये अगर रिपेल करेगा तो जिंदगी में भी ये कभी इक्विलिब्रियम में नहीं आ पाएगा, ये तो भाग जाएगा। और हमें इक्विलिब्रियम करना है तो हमें एक फोर्स इस पे अंदर की तरफ चाहिए, और वो फोर्स जब ही आएगा जब इसका नेचर माइनस का होगा। तो यानी अगर इसका नेचर मैं माइनस का लेके चलूं तो फिर ये अंदर की तरफ एक फोर्स लगाएगा इसके ऊपर F2। अगर F1 और F2 बराबर हो जाएं तो हो गया खेल, दोनों फोर्स कट जाएंगे, ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ये तो वैसे भी इक्विलिब्रियम में था, तो हमें F1 और F2 को बराबर करना है। F1 की वैल्यू को F2 के बराबर करना है। F1 है जी कैपिटल Q और कैपिटल Q के बीच का फोर्स, तो K Q का स्क्वायर डिवाइड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस d स्क्वायर, और F2 है स्मॉल q और कैपिटल Q के बीच का, K Q कैपिटल Q अपॉन d स्क्वायर बाय 4। तो 4 को मैं ऊपर ले जाता हूं, ठीक है, K से K चला गया, d स्क्वायर से d स्क्वायर चला गया, एक Q से एक Q चला गया, तो यहां से स्मॉल q का वैल्यू कैपिटल Q बाय 4 आ गया। और नेचर मैंने पहले ही बता दिया था कि नेगेटिव है, यही आपको प्रूव करना था, तो Q का वैल्यू -Q/4 हो गया। समझ में आया क्वेश्चन आपको कि मैंने कैसे ये दो क्वेश्चन सॉल्व किए आपके, ये कूलाम्स लॉ के ऊपर बेस्ड सिंपल क्वेश्चंस थे। चलिए अब हम बात करते हैं अगली कहानी पे। अब हमारी अगली कहानी है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। पूरा चैप्टर आपने पढ़ रखा है, रिवीजन एक्सरसाइज है, तो आपको नाम सुना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका डेफिनेशन बोर्ड में पूछा जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली मतलब होता है किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर मैं 1 कूलाम का चार्ज रखूं, किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर मैं 1 कूलाम का चार्ज रखूं, तो उसके ऊपर जो फोर्स काम करेगा उस पॉइंट के ऊपर, उस फोर्स को उस पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। उस फोर्स को उस पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट के लिए डिफाइन होती है, ये एक तरीके का फोर्स ही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का जो आपका फॉर्मूला है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का जो आपका फॉर्मूला है
वो फॉर्मूला होता है जी फोर्स अपॉन चार्ज। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका एसआई यूनिट, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी अब आप खुद देख के बताओगे। ऊपर न्यूटन नीचे कूलाम, तो आप कहोगे न्यूटन पर कूलाम। समझ में आ गया आपको मेरी बात? ठीक है बच्चा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी। डेफिनेशन भी मैंने यहां लिख रखी है। आप वीडियो पॉज करोगे, वीडियो पॉज करने के बाद आपको क्या करना है, वीडियो पॉज इसको लिखना है। लिखने के बाद आप कहोगे सर एक क्वेश्चन तो करा दो इसके ऊपर। तो क्वेश्चन के लिए अब देखिए हमारा चमत्कार, देखिए क्वेश्चन करवाते हैं हम आपको अभी। देखो जी आ गया, प्रकट हो गया क्वेश्चन एक। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। ये क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि 2 पॉइंट चार्ज हैं, एक 4 माइक्रोकूलाम एक 1 माइक्रोकूलाम। ये है जी एक 4 माइक्रोकूलाम का चार्ज और एक है ये 1 माइक्रोकूलाम का चार्ज। ये दोनों चार्ज आपस में 2 मीटर दूर रखे हैं हवा में। ठीक है जी, रख दिए दूर। फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग। वो कह रहा है इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच में एक ऐसा पॉइंट बताओ जहां नेट फील्ड 0 हो। भाई मुझे कैसे पता होगा? हम क्या करेंगे, कोई भी एक रैंडम पॉइंट मान लेंगे P। अब अगर मैंने 4 माइक्रोकूलाम से इसकी डिस्टेंस x मानी, तो यहां से उसकी बची हुई डिस्टेंस 2 माइनस एक्स हो जाएगी। हो जाएगी। तो अब पॉजिटिव चार्ज से जो फील्ड की डायरेक्शन होती है वो बाहर की तरफ होती है। तो भाई ये तो पॉजिटिव है, तो इस पॉइंट पे जो फील्ड की डायरेक्शन आएगी आपकी E1 वो इस तरफ। ये भी पॉजिटिव है, इसके वजह से सेम पॉइंट पे E का डायरेक्शन इस तरफ E2। अगर ये दोनों फील्ड बराबर हो गई तो इस पॉइंट पे नेट फील्ड कट के 0 हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, हमें E1 को E2 के बराबर करना है। अब किसी भी एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो फील्ड होती है उसका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। अगर एक कोई पॉइंट चार्ज है तो भाई ये पॉइंट चार्ज ही तो लिखा है। तो क्या करना है, E1 का वैल्यू K इंटू चार्ज है 4 माइक्रो अपॉन डिस्टेंस है x का स्क्वायर। यहां पे K चार्ज है 1 माइक्रो अपॉन डिस्टेंस है 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। K से K चला गया, माइक्रो से माइक्रो चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो x स्क्वायर बराबर 4 इंटू 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो वहां पे अंडरवुड आएगा, तो 2 वहां से आएगा, 2 माइनस एक्स यहां बचेगा। तो x बराबर 4 माइनस 2x, तो 3x बराबर 4। तो x का वैल्यू कितना आ गया जी, 4/3। यानी कि 4 माइक्रोकूलाम से आप 4/3 डिस्टेंस खिसक जाओ, आपको नेट फील्ड 0 मिल जाएगी। समझ में आया न्यूमेरिकल? तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कौन सा होता है और कैसे हम निकालते हैं, डायरेक्शन कैसे सेट करते हैं, ये भी आपको बात समझ में आ गई। चलो बहुत बढ़िया। अब एक न्यूमेरिकल और करते हैं, थोड़ा सा धाकड़ न्यूमेरिकल। थोड़े बच्चे वाले न्यूमेरिकल हो गए ना, थोड़ा सा अच्छा वाला भी कर लेते हैं एक आध। देखो जनाब, देखिए यहां पे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसका वर्टेक्स है, सॉरी जिसके साइड है ए और ए। इसकी 2 वर्टेक्स पे एक +Q और एक -2Q चार्ज रखा हुआ है। आपको नेट फील्ड बतानी है बच्चा ए पॉइंट पे। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो। फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी को स्टार्ट करने का पहला स्टेप ही होता है कि पहले आप डायरेक्शन मार्क करो, चार्ज की डायरेक्शन मार्क करो, क्योंकि डायरेक्शन के हिसाब से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके लिए इसकी डायरेक्शन मार्क करवाते हैं आपको। देखो बाबूजी, ये प्लस का Q चार्ज है और प्लस का Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे जाती है। कैसी जाती है? अवे। तो अवे बना देते हैं जी। अवे मतलब ऐसे अवे, इसे कहते हैं अवे। इसे E1 नाम दे दिया। प्लस Q के वजह से अवे, माइनस के वजह से जो फील्ड आती है वो टुवर्ड्स द चार्ज आती है। तो टुवर्ड्स वही था, माइनस का चार्ज ये है तो टुवर्ड्स चार्ज की तरफ ही खींच दो एक वेक्टर। इसको नाम क्या हो गया? E2। बाबूजी 2 वेक्टर बन गए हैं, E1 और E2, और दोनों, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है
तो मुझे E1 और E2 के बीच का एंगल भी ढूंढना पड़ेगा, वो तो आ गया 120 डिग्री। तो अब मुझे E1 और E2 का रिजल्टेंट निकालना है, उससे पहले इनकी वैल्यू तो निकाल लूं। E1 का वैल्यू बच्चा अगर मैं निकालता हूं तो मैं लिखूंगा K, चार्ज का वैल्यू Q, डिस्टेंस का वैल्यू A का स्क्वायर। ठीक है, ये तो बहुत आसान था। अभी E2 कैसे निकालेंगे जी? चार्ज है 2Q, तो लिखोगे आप K इंटू 2Q, डिस्टेंस है आपका A का स्क्वायर। ये आ गया आपका E2। अच्छा बच्चा, अगर मैं एक छोटा सा थोड़ा सा ट्रिकी करूं इस क्वेश्चन को, मैं कहूं भाई ये अगर इसको मैं x कह दूं तो क्या ये वैल्यू 2x के बराबर हो सकती है? जी हो सकती है सर, बिल्कुल हो सकती है, ये इसका डबल ही तो है। अब मुझे इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट निकालने के लिए भारत सरकार ने आपको एक फॉर्मूला दिया है, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस 120, कॉस 120, क्योंकि एंगल तो 120 है, इससे हम रिजल्टेंट निकालते हैं। तो अब फायदा यह कि हमने इसलिए x माना था कि इतना बड़ा हमें कॉपी नहीं करना पड़ेगा। x का स्क्वायर 2x का स्क्वायर मतलब 4x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, तो ये आपका हो जाएगा जी 4x। कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर कॉस 120 माइनस का 1/2 होता है। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। इससे कट गया 2, तो बचेगा -2x स्क्वायर। तो यहां से आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या बचेगा? 5 माइनस 2 3x स्क्वायर, तो x √3, तो x की वैल्यू थी आपकी ये, तो √3 इंटू के क्यू बाय ए स्क्वायर, ये आपकी नेट फील्ड आई। लेकिन किसी ने कहा सर जी इसमें डायरेक्शन भी तो लिखी है, ये तो मैग्नीट्यूड ही बता दिया। डायरेक्शन के लिए वेक्टर का एक अलग से फॉर्मूला होता है, जिसे हम tan बीटा कहते हैं। उसका फॉर्मूला होता है E2, अगर मैं यहां से E2 से बताता हूं डायरेक्शन, E2 साइन 120 अपॉन E1 प्लस E2 कॉस 120। इसको सॉल्व करते हैं। E2 का वैल्यू था आपका 2x, और साइन 120 कितना होता है अब ये तो नहीं पता है। याद करो बच्चे इसकी वैल्यू, ये x है, ये 2x है, ये माइनस का 1/2 है। सही लिखा ना मैंने? समझ में आ रहा है आपको? ये आपको क्लियर है मैंने कैसे लिख रहा हूं? साइन 120 की वैल्यू लिख करके यहां पे आप सॉल्व कर रहे हो इसको, और आपका क्या आंसर आ रहा है? ठीक है ना? तो अब आप इसको सॉल्व करना है हमें। एक बार चेक कर लीजिए कुछ गलत तो नहीं लिखा है।
ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अब हमें देखिए, अब एक चार्ज सेल की वजह से हमें अपनी फील्ड निकालनी है, एक चार्ज सेल की वजह से। अब चार्ज सेल कैसे दिखेगी वो दिखाते हैं हम आपको जी। तो देखिए, ये एक कोई शेल है, इस शेल के ऊपर चार्ज, शेल का मतलब होता है जो अंदर से खाली हो। ये शेल खाली है, इस शेल का मैंने रेडियस मान लिया है जी कैपिटल आर, अंदर खाली है पूरा शेल। अब इस शेल से मुझे इसके सेंटर से बाहर की तरफ मान लो कोई डिस्टेंस है आर, एक पॉइंट है कोई पी जिस पे मुझे फील्ड निकालनी है, और इस पे टोटल चार्ज है क्यू। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक इसके ऊपर एक स्फीयर बनाऊंगा लाइक दिस। एक स्फीयर बनाया हमने इसके ऊपर, ठीक है, ये एक स्फीयर है, इसे हमने गॉसियन स्फीयर कहा। तो हम सबसे पहले इसमें पहला केस लेते हैं, आउटसाइड द शेल, आउटसाइड द शेल। तो आप देखिए ये एक ही स्फीयर है, इसमें एक ही सरफेस होगा, तो मैंने इसके ऊपर एक छोटा सा एरिया ले लिया डी ए, और इस पे फील्ड की डायरेक्शन भी ऐसे ही जाएगी ई, सरफेस से परपेंडिकुलर ऐसे जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन स्फीयर, इसको गॉसियन स्फीयर कहते हैं, गॉसियन स्फीयर। तो नेट फ्लक्स के लिए E इंटू डी ए, ऐसे कर देंगे कॉस जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो अंदर आ जाएगा डी ए, और इस पूरे डी ए का अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे पूरा सरफेस एरिया मिल जाएगा जिसका वैल्यू है E इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये फ्लक्स आ गया। अब फिर से गॉस कहेंगे कि भाई मुझे भी तो यूज करो, आपने डायरेक्ट मेरा फॉर्मूला मुझे छोड़ करके आप चले गए पड़ोसी मुल्क। तो अकॉर्डिंग टू, फिर से लिखूंगा मैं गॉस थ्योरम, तो गॉस कहते हैं भाई मेरे अंदर, मेरे बंद सरफेस के अंदर कितना चार्ज बंद है, तो भाई इस सरफेस के अंदर टोटल चार्ज तो मुझे क्यू ही दिख रहा है और तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा, क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। दोनों को इक्वेट कराऊंगा, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फाइनली यू विल गेट अ फॉर्मूला 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R square. This is electric field due to a spherical shell outside the shell. ये पोजीशन थी आउटसाइड द। अगर इसी में मैं स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर डाल दूं तो आपका फील्ड का वैल्यू सरफेस के ऊपर आ जाएगा। सरफेस का वैल्यू आपका जैसे डालोगे इसके अंदर तो फॉर्मूला बन जाएगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय कैपिटल आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला है ऑन द सरफेस। अब अगर इसमें एक केस लेता हूं, इनसाइड द शेल, इनसाइड द शेल। अब आप जब इनसाइड द शेल की बात करते हो तो आप देखो सेल के अंदर अगर आपने मान लो कोई एक पॉइंट लिया जो कि x डिस्टेंस दूर था, तो आप वहां पे एक इमेजिनरी स्फीयर बनाओगे और फिर कैसे लिखोगे, E इंटू डी ए बराबर गॉस थ्योरम कहती है चार्ज एनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब अंदर छोटे से स्फीयर के अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं, तो नेट चार्ज कितना हो गया, जीरो। तो फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो। तो किसी सेल के अंदर जो फील्ड होती है वो कितनी होती है, जीरो। तो अब आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए, ये डेरिवेशन नोट करिए और इसको याद करिए। ये आपके पेपर में आने वाला एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है
जो सीबीएसई के मैक्सिमम टाइम्स बोर्ड के पेपर में आ चुका है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब मुझे जो फील्ड निकालनी है वो एक सॉलिड स्फीयर के वजह से निकालनी है। सॉलिड स्फीयर जो कि नॉन कंडक्टिंग कैटेगरी का है, क्योंकि कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर होगा तो पुराना वाला जो फॉर्मूला था सेल का फॉर्मूला और कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर का फॉर्मूला सेम होता है, वो सेम केस है। लेकिन नॉन कंडक्टिंग होगा तो चार्ज उसके पूरी बॉडी के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अब हम फिर से एक स्फीयर बनाते हैं। ये है एक सॉलिड स्फीयर। अब चार्ज जो है भाई इसके पूरे अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसके हर एक पार्ट पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है जी। इसका रेडियस हमने मान लिया कैपिटल आर। इसके सेंटर से अगर आप बाहर आर रेडियस पे फील्ड निकालना चाहते हो तो आपको फिर से एक स्फीयर बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक आपने इमेजिनरी स्फीयर बनाया है इसके चारों तरफ। इसके ऊपर से आप एक छोटा सा एरिया लोगे डी ए। फील्ड की डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर जाएगी, तो आप यहां लिखोगे, पहला केस है आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर। ठीक है, अब जरा आउटसाइड द स्फीयर देखते हैं। तो अकॉर्डिंग नेट फ्लक्स passing through Gaussian स्फीयर, ये जो मैंने इमेजिनरी स्फीयर बनाया है आउटसाइड उसके निकालता हूं। तो फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला होगा जी E इंटू डी ए कॉस जीरो। तो इसको लिख सकता हूं E, डी ए को इंटीग्रेट करूंगा तो 4 पाई आर स्क्वायर। ये आपका फ्लक्स आ गया। अब गॉस थ्योरम को बुलाएंगे, तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फ्लक्स बराबर चार्ज एनक्लोज्ड। अब देखो मैं इसको दो तरीके से लिख रहा हूं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि इसके ऊपर जो टोटल चार्ज है वो Q है, तो चार्ज हो गया इसके अंदर Q और डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसे इक्वेशन 1 कहा, इसे इक्वेशन 2 कहा। जब 1 और 2 को इक्वेट करूंगा तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फील्ड का फॉर्मूला आउटसाइड द स्फीयर आपका आएगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय स्मॉल आर स्क्वायर। ऑन द सरफेस निकालना है तो R बराबर R डाल दो, तो E ऑन द सरफेस निकल आएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है बच्चा, अब आप समझो जरा, ये तो थी अंदर सॉरी सरफेस पे और बाहर वाला केस। अब अंदर वाले केस पे आते हैं। अंदर तो प्रॉब्लम्स का पहाड़ है। ठीक है, देखो जी, अगर मैंने एक अंदर एक स्फीयर बनाया, ठीक है, देखो जी, अब अंदर मैंने एक बनाया स्फीयर, इमेजिनरी स्फीयर। ठीक है, ये दूसरा स्फीयर, इसके सेंटर से डिस्टेंस मैंने मान ली x है, इसकी डिस्टेंस है x। अब ये चार्ज जो इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट है, मैंने मान लिया ये चार्ज Q डैश है जो इसके अंदर एनक्लोज्ड है। तो मैं यहां ले रहा हूं इनसाइड द स्फीयर। ये मेरा सेकंड केस है। तो पहले मुझे इनसाइड द स्फीयर के अंदर चार्ज कितना बंद है वो निकालना पड़ेगा, Q डैश। तो आप देखो पूरे वॉल्यूम में Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इतना होगा, इनटू जो अंदर वाला स्फीयर है उसका वॉल्यूम 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू। इससे ये कट गया, तो Q डैश का वैल्यू
क्यू स्मॉल आर क्यू बाय कैपिटल आर क्यू आ जाएगा। तो अब मैं जब गॉस थ्योरम लगाऊंगा तो उसमें लिखूंगा E इंटू डी ए इक्वल टू चार्ज एनक्लोज क्यू डैश बाय एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ही लिखूंगा क्यू डैश बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब देखो E इंटू 4πx² बराबर क्यू आर क्यू, सॉरी दिस इज अ डिस्टेंस x, तो यहाँ पे मैं इसको x कर देता हूँ, ये x है, ये x है, एक्स क्यू बाय आर क्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट। एक्स स्क्वायर से एक्स क्यू कट जाएगा तो फॉर्मूला आपका बचेगा जी 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स बाय आर क्यू। ये आपका इनसाइड वाला फॉर्मूला आ गया। किसी सॉलिड स्फीयर के अंदर फील्ड का फॉर्मूला ये होता है, बाहर ये होता है, सरफेस पे ये होता है। ये आपको समझ में आ गया अच्छे तरीके से। अब हम डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें जितने हमारे डेरिवेशंस थे वो हमने कर दिए। अब मैं आपको इन डेरिवेशंस के ऊपर बेस्ड कुछ कॉन्सेप्चुअल ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहा हूं जो बोर्ड बार बार पूछ रहा है, बार बार पूछता है, और बच्चे बड़े परेशान होते हैं कि सर इनके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, क्योंकि उनके अंदर टिपिकल फिजिक्स यूज होती है। तो अब हम चलते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स पे। ठीक है, चलो, ये हमने कुछ दो न्यूमेरिकल लिखे हुए हैं। इन दोनों न्यूमेरिकल को वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है जी, तो चलिए पहला हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, जरा क्या कहना चाहता है हमसे। तसल्ली से पढ़ेंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा इसको। एक मेटेलिक स्फेरिकल शेल है, तो जैसा बोलेगा हम वो करेंगे भाई, हम बहुत सीधे बच्चे हैं। तो हम एक शेल बना लेते हैं, एक शेल है, इनर रेडियस R1 है, आउटर रेडियस R2, यानी कि 2 रेडियस वाला स्फेयर शेल है ये। तो 2 रेडियस के लिए हम एक बड़ा सा स्फेयर बनाएंगे। ठीक है जी, ये बन गया आपका 2 शेल वाला स्फेयर। इसका अंदर वाला रेडियस हो गया जी आपका R1 और बाहर वाला रेडियस हो गया है जी R2। ठीक है, 2 रेडियस हो गए आपके। अ चार्ज क्यूज प्लेस एट द सेंटर। अब देखो एक चार्ज जो है हमने सेंटर पे रख दिया, जैसा बोलेगा वैसा करेंगे। जो खाली जगह थी, कैविटी बोलते हैं इसको, इतनी जगह पे मेटल्स है, ये इंच की जगह खाली है। व्हाट विल बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर सरफेस एंड आउटर सरफेस। तो वो सरफेस चार्ज डेंसिटी, इस पे मैंने मान लिया σ1, इस पे मान लिया σ2। वो σ1 और σ2 पूछ रहा है, कितना होगा। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। अब भैया मुझे अंदर का सरफेस एरिया तो पता है, लेकिन चार्ज नहीं पता है। बाहर का सरफेस एरिया तो पता है, लेकिन चार्ज नहीं पता है। अब चार्ज कैसे पता करें। चार्ज पता करने के लिए थोड़ी फिजिक्स लगाएंगे। देखो देखो, अगर सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज है तो ये न्यूट्रल होता है, तो इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस मेटल के अंदर, सब पॉजिटिव को देख के लपलपाएंगे, अरे पॉजिटिव आ गया, भागो चलो नेगेटिव। तो इस पॉजिटिव के बराबर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे के सारे इस वाले सरफेस पे, यहां पे इंडक्शन की वजह से नेगेटिव चार्ज की तरह आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। और कितना चार्ज आ जाएगा, माइनस का क्यू चार्ज। इस पे आ गया माइनस का क्यू। अब भाई साहब बाहर से माइनस का क्यू चलाया तो वहां माइनस क्यू की कमी हो गई, तो आउटर सरफेस पे कितना हो जाएगा, प्लस का क्यू। इस पे हो गया प्लस का क्यू। तो उसने बोला है अब आपको चार्ज पता चल गया भाई, सेंटर पे क्यू है, अंदर वाले सरफेस पे माइनस क्यू है, बाहर वाले सरफेस पे प्लस क्यू है। बस हमें क्या निकालना है, इनर सरफेस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो σ1 चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। तो चार्ज कितना है, माइनस का क्यू, सरफेस एरिया कितना है 4πr1²। आ गया ना आंसर। अब देखो σ2 देखो जरा, चार्ज कितना है प्लस का क्यू अपॉन सरफेस एरिया कितना है 4πr2²। खत्म कहानी, बस 2 नंबर का क्वेश्चन है ये, 2 पार्ट चुटकियों में सॉल्व हो गया। समझ में आया। अब इसी का भाईजान बैठा है दूसरा, ये इसके बड़े चाचा है, इनको देखते हैं जरा।
इसमें थोड़ा सा डिटेलिंग का काम करवा दिया इसने। फिर से एक शेल आ गई है, स्फेरिकल शेल बना लो जी। स्फेरिकल शेल, एक शेल ये रही, इसी के अंदर एक शेल और बना लो बाहर से। एक शेल ये है, जरा इसको थोड़ा सा खिसका दो, इससे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रिक दिखाई दे कि हाँ भाई कॉन्सेंट्रिक है। अब इसके अंदर दो, देखो जी, एक अंदर का रेडियस स्मॉल r1, बाहर का रेडियस स्मॉल r2। अब इसने कहा कि एक स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल है ऑफ इनर रेडियस r1 आउटर रेडियस r2 हैज अ चार्ज q। पिछले केस में हमको इस शेल के ऊपर चार्ज दिया नहीं गया था, लेकिन इस बार इस शेल के ऊपर चार्ज दिया गया है, यानी कि अब ये न्यूट्रल नहीं है, अब इसके ऊपर चार्ज है। और वो चार्ज कितना है आउटर सरफेस के ऊपर? प्लस का क्यू चार्ज ऑलरेडी दे रखा है। ये चार्ज आपका पहले से ही है, क्वेश्चन में ही पहले से दे दिया, जिसका वैल्यू है प्लस क्यू। अब थोड़ी सी बदमाशी करेगा, एक छोटा सा चार्ज स्मॉल क्यू सेंटर पे भी रख दिया, छोटा वाला चार्ज स्मॉल क्यू। ठीक है बाबूजी, दो दो चार्ज आ गए हैं अब इसके अंदर। तो अब स्मॉल क्यू तो अपना नेचर दिखाएगा, वो तो इंडक्शन से इस प्लस क्यू को देख करके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ऊपर वाले, अबे चार्ज आ गया, चलो पॉजिटिव चार्ज आ गया, चलो चलो, तो अंदर वाले सरफेस पे सारे के सारे ऐसे स्प्रेड कर लेंगे, अंदर जाएगा माइनस का क्यू। जब ऊपर से माइनस क्यू नीचे शिफ्ट हो गया तो ऊपर एक एडिशनल चार्ज और आ जाएगा प्लस का, ऊपर से एक एडिशनल चार्ज और आ गया, कौन सा? प्लस का क्यू। और तो एक प्लस का क्यू और आ गया ऊपर, प्लस का क्यू ऑलरेडी था, अब एक और स्मॉल क्यू आ गया, तो बाहर वाले सरफेस पे तो दो दो चार्ज, अंदर वाले पे खाली एक ही चार्ज। तो अब आपको क्या निकालना है? फिर से सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना है। तो देखो बच्चा, सिग्मा 1 अंदर वाले सरफेस पे चार्ज है माइनस क्यू अपॉन 4 पाई r1 का स्क्वायर। ये तो आपका पहले पार्ट का आंसर हो गया। दूसरे वाले पार्ट के लिए सिग्मा 2, अब बाहर वाले पे दो दो चार्ज, एक प्लस का क्यू, एक छोटा वाला क्यू, और 4 पाई r2 का स्क्वायर। बात समझ में आ गई आपको? सबको समझ में आया कि हमें क्या करना था इसके अंदर? इसमें एक पार्ट और पूछ दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बतानी है बाहर, कोई डिस्टेंस x पे, मतलब यहां से एक x डिस्टेंस है, वहां पे फील्ड की वैल्यू बतानी है। तो देख लो, फील्ड बता देंगे, फील्ड में क्या है हमारे पास। तो फील्ड आएगी हमारी E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसके बाहर एक गॉसियन सरफेस लगाओ और देखो कितना चार्ज एनक्लोज्ड है, Q प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू। तो यह Q Q कट गया तो बचा कितना? Q प्लस क्यू बचा, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। बस कहानी खत्म। यह है आपकी कहानी सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए। ठीक है ना? अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा क्वेश्चन है थोड़ा सा आसान सा क्वेश्चन है ये, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, ये गॉस थ्योरम का ही क्वेश्चन है ये भी, जिसमें फ्लक्स निकालना है। ये आपको दिख रहा है क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक, अब दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन। देखो, दो शेल हैं, फिगर में दिख रही है ना, दो शेल। नहीं दिख रही है तो मैं बता लेता हूं। एक शेल ये है, एक शेल ये है, दो शेल है। ठीक है, अब एक शेल के ऊपर क्या बोला है उसने? Q और 2Q चार्ज है। इसके अंदर हमने Q चार्ज और इसके अंदर हमने 2Q चार्ज रख रखा है। अब आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है। ये सरफेस है S1, ये सरफेस है S2। तो S1 से पास होने वाला फ्लक्स जो है, उसके अंदर जो चार्ज बंद है वो है Q बाय एप्सिलॉन नॉट। लो भाई साहब, आ गया, इतना सा काम करना था। गॉस थ्योरम इसीलिए तो बढ़िया होती है। अब S2 के अंदर देखोगे, S2 को देखो जरा, S2 के अंदर जो चार्ज है वो 2Q और Q दोनों ही चार्ज अंदर दिख रहे हैं। तो टोटल चार्ज हो गया 3Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो मैं रेशियो निकालना था, तो 5 बाय 5 डिवाइड करा दूंगा जी, तो 1/3 बचेगा। ये आ गया आपका फ्लक्स का रेशियो। समझ में आया? तो अब हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सेल S1 चेंज इफ अ मीडियम ऑफ डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 इंट्रोड्यूस इन द स्पेस इनसाइड S1। इसकी जगह पे जो अंदर वाली जगह है, यहां पे वो मीडियम डालना चाहता है K बराबर 5 का। तो उसने कहा
कि भाई साहब S1 से पास होने वाला जो फ्लक्स है वो कैसे चेंज हो जाएगा। देखो, अगर आप मीडियम डालोगे तो ये परमिटिविटी चेंज होगी, परमिटिविटी चेंज होगी तो अब नया फ्लक्स जो होगा, चार्ज तो Q है लेकिन अब डिवाइड कराओगे एप्सिलॉन नॉट का, एप्सिलॉन का, तो Q बाय इसको K इंटू एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूं, Q, ये Q है, तो Q बाय 5 एप्सिलॉन नॉट, तो आपका ये 5 जो आ गया नया ये आ गया। तो अगर आप डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट डालोगे तो 1/5 टाइम्स हो जाएगा आपका फ्लक्स। आपको ये बात समझ में आ गई अच्छे तरीके से? ठीक है, अब हमने आपको इतने सारे न्यूमेरिकल बता दिए हैं। हाँ, अब देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं फील्ड निकालने के लिए। फिर से दो सेल आ गई हैं आपके पास, फिगर देखते हैं दो सेल के लिए। एक सेल ये है, एक सेल ये है, दो सेल है, ठीक है। एक का रेडियस है स्मॉल a, एक का रेडियस है स्मॉल b। क्वेश्चन देखिएगा, समझिएगा। जो अंदर वाला जो है उस पे चार्ज है q, स्मॉल q, और बाहर वाले पे चार्ज है कैपिटल Q, डिस्ट्रीब्यूटेड दोनों के ऊपर चार्ज। अब आपको मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है तीन केसेस में। तीन केसेस कौन से हैं? कि जब x आपका 0 और a के बीच में हो, मतलब अंदर कहीं यहां हो पॉइंट, ये पॉइंट है, मैं इसको मान के चल रहा हूं a। फिर दूसरा पॉइंट है a और b के बीच में, तो a और b के बीच का मतलब एक पॉइंट आ गया b यहां पे, और c एक बाहर ले लेते हैं पॉइंट। तीन केस में आपको फील्ड बतानी है। तो एट पॉइंट a, एट पॉइंट a पे देखिए जरा, ए पॉइंट पे अगर आप फील्ड निकालें तो देखो यहां दो सेल हैं, और अभी हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था किसी भी सेल के अंदर फील्ड की वैल्यू 0 होती है। तो ये ए पॉइंट जो है इस सेल के भी अंदर है और दूसरी सेल के भी अंदर है, तो दोनों के वजह से फील्ड क्या होगी? 0। तो फील्ड एट ए पॉइंट विल बी 0। तो फर्स्ट पॉइंट का आंसर जो है आपका वो 0 आ गया। दूसरे पॉइंट में वो आपसे कहता है कि जब बी पॉइंट पे निकालना है आपको, बी का डिस्टेंस जो है वो x है सेंटर से, तो अब b के लिए देखो जो बाहर वाली शेल है उसके तो अंदर आ गया, तो वो तो कोई फील्ड देगी नहीं क्योंकि किसी सेल के अंदर 0 होती है, लेकिन b पॉइंट इस सेल के बाहर है, तो इस वाले चार्ज की वजह से इस पे फील्ड आएगी। तो एक ही फील्ड आएगी b पॉइंट पे, वो अंदर वाली सेल की वजह से, जिसका फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तीसरा पॉइंट, अब अगर आपको बाहर आउटसाइड निकालना है तो आउटसाइड अंदर वाली सेल की वजह से भी आएगा और बाहर वाली सेल की वजह से भी आएगा, दोनों सेल है। तो आउटसाइड निकालने के लिए k स्मॉल q बाय एक्स स्क्वायर भी करूंगा, प्लस k कैपिटल Q बाय एक्स स्क्वायर, क्योंकि दोनों के सेंटर से डिस्टेंस सेम ही है। तो k बाय एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, q प्लस q, ये है आपकी नेट फील्ड सी पॉइंट पे। तो ये तीन पार्ट थे जिसमें शेल के वजह से आपने फील्ड निकालना सीखा, कि शेल होंगी उनके वजह से हम कैसे फील्ड निकालते हैं। चलिए, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखते हैं, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। आपको एक क्यूब दे रखा है यहां पे, देखिए ये क्यूब है, इस क्यूब के आपके पास 6 सरफेस होते हैं। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स के अलोंग है, देखो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी है ई एक्स, अल्फा एक्स, और अल्फा की वैल्यू दे रखी है 500, तो ये हो जाएगा 500x। ई वाई और ई जेड 0 है, यानी y के अलोंग कोई फील्ड नहीं है और z के अलोंग कोई फील्ड नहीं है, ठीक है, सिर्फ x के अलोंग फील्ड, यानी फील्ड की डायरेक्शन हो गई ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये फील्ड x पे डिपेंड कर रही है। जैसे जैसे x का कोऑर्डिनेट चेंज होगा फील्ड की वैल्यू बदलेगी। अब यहां पे 6 सरफेस है, एक सरफेस ये, एक सरफेस नीचे से, एक सरफेस इस तरफ, एक ऐसे और एक पीछे, 4 सरफेस जो ऐसे
ऊपर नीचे काम कर रहे हैं, उन 4 सरफेस की वजह से फील्ड का डायरेक्शन 90 डिग्री पे है। उनका एरिया वेक्टर फील्ड के साथ 90 डिग्री पे है, और जब 90 डिग्री का एंगल बनता है एरिया वेक्टर के साथ तो नेट फील्ड जीरो हो जाती है, नेट फ्लक्स जीरो हो जाता है। तो इससे नीचे से और पीछे वाले से फ्लक्स आपका जीरो हो जाएगा। सिर्फ 2 ही सरफेस बचे। इसको अगर मैं A1 वेक्टर, इसको मैं अगर A2 वेक्टर बोलूं, तो सिर्फ ये 2 सरफेस हैं जिनसे फ्लक्स निकलेगा। तो अब हम फ्लक्स निकालते हैं। देखो पहले वाले सरफेस से φ1, फाई का फॉर्मूला होता है E A, और यहां पे फील्ड है आगे, ये पीछे, तो cos 180। E का वैल्यू है 500x, और इस सरफेस के लिए x की वैल्यू है 0.1। तो x की जगह डालूंगा 0.1, cos है, एरिया है इसका आपको दे रखा है, साइड 0.1 है, तो 0.1 इंटू 0.1 साइड का स्क्वायर, cos 180 होता है -1। तो यहां से 1 0 2 0 1 0 2 0 कट गए, तो बचेगा -0.5। ये फ्लक्स आया आपका पहला इस सरफेस से पास होने वाला। अब निकालेंगे दूसरे वाले सरफेस से E A cos 0, तो 500 इंटू x। अब x की वैल्यू इसके लिए हो जाएगी 0.2, 0.1 और 0.1, दो 0.1 बन गए यहां पे, तो 0.2, एरिया की वैल्यू 0.1 इंटू 0.1, और cos 0 की वैल्यू 1। एक जीरो यहां से 2 डेसिमल से ये 2 जीरो चले जाएंगे, तो बचेगा यहां 1। तो नेट फ्लक्स के लिए दोनों फ्लक्स को ऐड करूंगा तो 1 माइनस 0.5 दैट कम 0.5। ये आपका नेट फ्लक्स आ गया। ये क्या आ गया आपका नेट फ्लक्स। इस क्यूब से पास होने वाला नेट फ्लक्स हो गया 0.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब आपको चार्ज बताना है, तो चार्ज निकालने का फॉर्मूला होता है फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स आ गया आपका 0.5, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है, इसके अंदर आप डाल दोगे आपको नेट फ्लक्स मिल जाएगा। समझ में आया बच्चों? तो आज मैंने आपको पहला जो आपका चैप्टर था उसका सारा रिवीजन विद न्यूमेरिकल करा दिया है। चैप्टर तो वैसे बहुत बड़ा है, लेकिन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट तरीके से समझा दिया है, हर तरीके का न्यूमेरिकल समझा दिया है। प्री बोर्ड अगर आपके आने वाले हैं तो उससे सबसे अच्छा तरीका है आप इस वीडियो को देखिए, कॉपी डाउन करिए, लिखिए, आपका पूरा तैयारी हो जाएगा। आपको एक्स्ट्रा कोई भी एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको मैं 2 दिन के बाद अपलोड करूंगा। जय हिंद, जय भारत।